तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड आईएमपी क्वेश्चन, एमसीक्यू, टॉप से टॉप आईएमपी क्वेश्चन भाई, एकदम 100 आईएमपी क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके कल बोर्ड एग्जाम में एकदम पूछे जाने वाले हैं। हूबहू आप लोग को प्रश्न एकदम मिलने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो अधिकांश प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कल के बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान के। तो बच्चों आज के सेशन को आपको छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेंगे, और अगर आप स्किप करते हैं तो बच्चों आपसे वो क्वेश्चन फिसल कर चला जाएगा। ठीक है, तो बाकी सभी दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी सब बच्चे सब पढ़ सके और बेस्ट से बेस्ट अच्छा नंबर ला सके, है ना बच्चों। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि बच्चों आपके सामने आपके पास बहुत ही समय कम है। ठीक है ना, तो देर ना करते हुए हम लोग चलेंगे आगे प्रश्नों की तरफ, और प्रश्नों को बच्चों एकदम बेहतरीन तरीके से याद करना है, रिवीजन करना है, और याद रहे जो प्रश्न आपको याद है उसको ज़्यादा समय उस पर नहीं देना है, जो नहीं याद है उस पर ज़्यादा समय देना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग देर ना करते हुए आगे प्रश्नों की तरफ। तो बच्चों हम लोग फाइनली अब प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, और ये प्रश्न आपके सामने बच्चों कह रहा है पहला नंबर क्या कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था। तो बच्चों क्या जर्मनी से हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, कि इटली से हुआ था, कि फ्रांस से हुआ था, कि इंग्लैंड से हुआ था। तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांस से हुआ था। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ, तो बच्चों फ्रांस से हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है क्या कि फ्रांस की क्रांति हुई थी, कब हुई थी बच्चों। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ये कह रहा है ऑप्शन नंबर में कि 1788 ईस्वी में हुआ था, कि 1789 में हुआ था, 1790 में हुआ था, कि 1787 में हुआ था। तो बच्चों इसका राइट आंसर कौन विद्यार्थी को पता है, जिन विद्यार्थियों को पता है बताओ जल्दी कि कौन सा आंसर होगा भाई। तो बच्चों देखिए समय बहुत कम है और मैं आपको चाहता नहीं हूँ कि ज़्यादा समय आपको मैं वेस्ट करूँ, है ना। तो बच्चों इसका फाइनली रूप से मैं आंसर बता दूँ तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1789। ठीक है, एकदम फास्ट रिवीजन करना है, क्या करना है, फास्ट रिवीजन करना है बच्चों, है ना। समय बहुत कम है, बर्बाद नहीं करना है, जितना हो सके पढ़ लो बच्चों, क्योंकि कल सुबह आप लोगों का क्या है, पेपर है। ठीक है, तो देखो मैं बता रहा हूँ ना कि 100% में से फाइनली रूप से मैं बता दूँ कि 80% तो क्वेश्चन यहीं से लड़ जाएंगे बच्चों। बहुत 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 मेहनत करके आप लोग को ये वीडियो आप लोग को दिया हूँ। ठीक है बच्चों, 80% अगर आप लोग को नंबर मान लो कि चलो को आ जा रहा है हम लोग को, यानी कि अगर 100 में से बच्चों अगर मान लो कि देखो आपका प्रश्न में जो एमसीक्यू आएगा वो 20 आएगा, और 20 में से प्रश्न में से अगर मान के चलो बच्चों 20 में से प्रश्न मान के चलो कि अगर आपको 15, 16, 18 ऐसे कर लोगे तो कोई दिक्कत है नहीं ना। तो बच्चों अधिकांश क्वेश्चन यहीं से लड़ जाएंगे आपको। ठीक है, एका दुका क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको यहाँ से नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वैसे तो हर एग्जाम में होते हैं, हर प्रश्न पत्र में होते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा आगे देखते हैं। प्रश्न आगे कह रहा है बच्चों कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, कि ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक ने किए थे, कि महात्मा गांधी जी किए थे, कि कोई नहीं किया था, नॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन बाबू महात्मा गांधी जी ने शुरुआत किए थे। चले अगला प्रश्न आपके सामने चल रहा है बाबू। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था। बच्चों चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो बच्चों चौरी चौरा जो कांड हुआ था ना, तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी, 1922 में हुआ था, है ना। 1922 में हुआ था। तो 1922 में कौन सा कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एकदम रुकेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं बच्चों। आ जाओ प्रश्न आगे 5 नंबर, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है बब्बू, बहुत ही सिंपल प्रश्न है ना कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो मेरे भाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएंगे। चलो ऑप्शन नंबर, चले अगला प्रश्न 6 नंबर पे आ जाइए, टिक 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 6 नंबर पे आ जाइए। चलिए करो या मरो बब्बू, कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसका था, किसने दिया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था बच्चों। तो करो या मरो का नारा हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने दिए थे। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे, यानी भारत कब आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, 1914 कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में, कि 1915 में आए थे, कि 1918 में, कि 1919 में। चलिए बताइए तो जल्दी कौन सा सही होगा इसका 7वें नंबर का, कि महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे। तो मेरे प्यारे भाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1915 में। क्या हो जाएगा बाबू, 1915 में। ठीक है, बोलिए क्या यहाँ तक क्लियर है ना सभी प्रश्न। चलिए आगे प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
तो बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं 8वें नंबर प्रश्न पे। 8वें नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। बहुत सिंपल प्रश्न है यार, ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत जो है किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, कि वही बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की, महात्मा गांधी जी की, नॉन, कोई नहीं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो इसका राइट आंसर बहुत ही सिंपल है और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बाबू क्या कह रहा है कि 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है, यानी कौन सा ऐसा घटना घटा था 13 अप्रैल 1919 को। बोलो बाबू, कौन सी ऐसी घटना घटी थी, कौन सी ऐसी घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 को, बोलो बताओ। कवाला कह रहा है सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुआ था उस दिन, कि साइमन कमीशन भारत आया था, आगमन, यहाँ पे आगमन होगा बाबू, आगमन, ठीक है, कि भारत आया था साइमन कमीशन, कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था, कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग का हत्याकांड, यानी जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था बच्चों। और कहाँ हुआ था आपको मैं बता दूं बच्चों, अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। कहाँ से बच्चों, अमृतसर में हुआ था। क्लियर है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न बाबू, अगला प्रश्न 10 नंबर बच्चों कह रहा है प्रश्न, क्या ध्यान से सुनिएगा। 10 नंबर बच्चों प्रश्न कह रहा है कि महामंदी बाबू, महामंदी का प्रारंभ बाबू किस वर्ष में हुआ था। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। कब होगा बाबू, 1929 में हो जाएगा। क्लियर है, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एकदम केवल रिवीजन करना है बाबू, रिवीजन करना है, देख के जाना है किसका आंसर क्या है ना। इतना पढ़ के जाओगे एक भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। एक दो का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैं ऐसा नहीं करता हूं, 100 में 100% नहीं कहूंगा, ठीक है। मैं भगवान नहीं हूं कि सब बच्चों आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन हाँ हेल्प तो कर ही सकता हूं ना आप लोगों के लिए। चलिए आप लोग के लिए मैं हेल्प कर सकता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न 11 नंबर बच्चों क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बच्चों कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू न्यूयॉर्क में है। कहाँ है बाबू, न्यूयॉर्क में है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 12 नंबर में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पूछा है बब्बू तो बता दो जरा, क्या 1945 में हुआ था, कि 1920 में हुआ, 1942 में हुआ, कि 1947 में हुआ। बताइए जरा तो कौन सा ऑप्शन सही है 12 नंबर का। 12 नंबर का कौन सा आंसर सही है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1945 में और इसका मुख्यालय कहाँ है बाबू, न्यूयॉर्क में है। क्लियर है, यहां तक के कोई दिक्कत है बताइए। यहां तक के प्रश्न सारे के सारे क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो बच्चों एकदम तैयारी जोरों शोरों से अपनी करनी है और किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में नहीं जाना है कि पेपर कैसा जा रहा है। आप लोग जो कुछ भी लिख के आ रहे हैं एकदम अच्छा लिख के आ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों। और पेपर हो जाने के बाद एकदम डिस्कस नहीं करना है बाहर की तरफ, ठीक है, कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। एकदम शांति दिमाग से आना है पेपर और अगले पेपर के लिए तैयारी करना है, ठीक है। चलिए आइए आगे। 13 नंबर प्रश्न कह रहा बाबू क्या कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था बच्चों, बताइए। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है। 1914 में हुआ था, कि 1939 में हुआ था, कि 1919 ईस्वी में हुआ, कि 1942 में हुआ। बताइए जल्दी तो मेरे प्यारे रसगुल्लो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900, क्या हो जाएगा बच्चों 1900, यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1914 में, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि भाई देखिए भूमि एक संसाधन है, यहाँ पे भरना है, क्या भरना है बाबू, कि भूमि एक संसाधन है। किसका संसाधन है, प्राकृतिक है, कि मानव निर्मित है, कि सौर ऊर्जा से निर्मित है, कि कोई नहीं है। बताइए भूमि एक किसका संसाधन है, भूमि एक किसका संसाधन है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताइए। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि भूमि एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, यानी प्रकृति के द्वारा एक ये चीज है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर, निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। ओ माय गॉड, देखिए बच्चों निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। कौन ऐसा चीज है कि इसमें मिट्टी का प्रकार नहीं है। चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा आपको लग रहा है कि मिट्टी का प्रकार नहीं है। वो काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, की सीमेंट। बच्चों बताइए जरा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 का सीमेंट। यानी कि सीमेंट जो होता है वो मिट्टी का प्रकार नहीं होता है, ठीक है, मिट्टी का प्रकार नहीं होता है ना। मिट्टी का प्रकार हो जाएगा काली मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है ना, ये मिट्टी है। चला भैया आगे चलें, आगे चलिए 16 नंबर प्रश्न बाबू कह रहा है कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है।
काली मिट्टी जो पाई जाती है वो किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है कि गुजरात में पाई जाती है कि राजस्थान में पाई जाती है कि बिहार में पाई जाती है? बताइए तो जल्दी। काली मिट्टी बच्चों कहाँ पाई जाती है? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए तो जरा बताइए काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हाँ बहुत सुंदर, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। बाबू गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, याद कर लो इसको बढ़िया से अच्छे तरीके से। प्रश्न एक भी छूटना नहीं चाहिए, प्रश्न एक भी बच्चों छूटना नहीं चाहिए। गुजरात में पाई जाती है। आगे देखिए, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है का पवन की हिमनद की जल की पशुचारण? जल्दी बताइए। पर्वतों पर मृदा अपरदन, अब मृदा अपरदन का मतलब होता है मेरे भाई मृदा मतलब मिट्टी, अपरदन मतलब कटाव, यानी पर्वत पर मिट्टी का कटाव किसके द्वारा होता है? बताइए, पर्वत पर मिट्टी का कटाव बच्चों किसके कारण होता है? ये प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए पवन से हो रहा है, हिमनद से हो रहा है कि जल से हो रहा है कि पशु चारण से हो रहा है? बताइए जल्दी। तो मेरे प्यारे रसगुल्ला हो जाएगा हिमनद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, हिमनद से। आगे बढ़ते हैं, कर 18 नंबर प्रश्न कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? बच्चों पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती की वनोन्मूलन की अधिक सिंचाई की अति पशुचारण? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई के कारण। ठीक है, अधिक सिंचाई। आगे चलते हैं, 19 नंबर प्रश्न, नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, कौन ऐसा संसाधन जो नवीकरण योग्य नहीं है बाबू? बताइए, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन की वन? नवीकरणीय योग का संसाधन नहीं है, कौन बताएगा विद्यार्थी मेरे प्यारे रसगुल्ले? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म ईंधन। क्या होगा बच्चों? याद कर लो, जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन जो होता है वो नवीकरणीय योग का संसाधन नहीं होगा। जो इतना ये भी बचे हैं वो सभी के सभी क्या है? नवीकरणीय योग का संसाधन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? ये उपयुक्त होती है ना? चाय की खेती के लिए, यानी कि हमको चाय का खेती करना है बच्चों, तो चाय की खेती करना है तो कौन सी मिट्टी हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहता है ना? लाल मिट्टी होगा कि जलोढ़ मिट्टी की, पर्वतीय मिट्टी की, लेटराइट मिट्टी? बताइए तो धनाधन बताइए कि कौन सा सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी? नहीं बाबू, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लेटराइट मिट्टी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो होती है वो हमारी चाय की खेती के लिए बहुत से बेटर होती है, अच्छी होती है, उपयोग मानी जाती है, ज़्यादा उपयोगी होती है। चले आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर, किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार, एकदम सीढ़ी जैसे देखते हो ना, सीढ़ी, एक पावदान, फिर उसके ऊपर ऐसे रहता है। हाँ, सीढ़ी की तरह खेती कहाँ की जाती है? पंजाब में कि हरियाणा में कि उत्तर प्रदेश में कि उत्तराखंड में? बताइए मेरे प्यारे भाई। इतना प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, जो भी बता रहे हैं ना एक समझ लो कि एकदम रामबाण है ना, इससे बाहर जाए होगा वही नहीं, कुछ सोच समझ के ही बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो कुछ बिलीव करो मेरे प्यारे रसगुल्लो। बताइए जल्दी आंसर क्या होगा? पंजाब होगा कि हरियाणा होगा कि उत्तर प्रदेश होगा कि उत्तराखंड होगा? 21 नंबर का आंसर क्या होगा? चलिए सही है, 21 नंबर का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई उत्तराखंड। ठीक है, किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तराखंड में, यानी कि उत्तराखंड में जो होती है खेती वो सीढ़ीदार होती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, क्या बागान जो है व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? चारागाह जो है उस व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? कि भूमि है कि व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? कि खनिज जो है उस व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? कौन ऐसा ऑप्शन सही होगा जो व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बोलिए तो। खनिज संसाधन, ऑप्शन नंबर डी सही है, खनिज संसाधन बाबू। क्या है? खनिज संसाधन, ऑप्शन नंबर डी, 22 का हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय नहीं है? पुनः चक्रीय नहीं है, बताइए तो। लोहा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पशुधन? क्लियर है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है बाबू। हाँ, लोहा जो होता है वो पुनः चक्रीय संसाधन होता है। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ए, ऑप्शन नंबर ए, 23 का हो जाएगा बाबू ए। आइए 24 नंबर पर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न बाबू, आ जाओ धीरे धीरे। चलिए, निम्न में से कौन सा एक संभावित संसाधन है? संभावित संसाधन देख लो बाबू, संसाधन से कई सारे क्वेश्चन आ गए, तो यहाँ से संसाधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको एक साथ रखा गया है। ठीक है ना। हाँ, तो 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संभावित संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा की बॉक्साइट? बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो होती है वो संभावित संसाधन होती है। ठीक है, आगे देखिए 25 नंबर बाबू कह रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है?
चिपको आंदोलन मिट्टी से संरक्षण से संबंधित है कि वन संरक्षण से कि जल संरक्षण से कि वायु संरक्षण से? बताइए। वन संरक्षण से ना, ऑप्शन नंबर बी सही है बाबू, वन संरक्षण यानी वृक्ष से, ठीक है, वन संरक्षण से। वृक्षों की क्या की जाती थी? कटाई की रहती है। वहाँ के लोग क्या करते थे? चिपक जाते थे पेड़ों से, नहीं काटने देते थे, है ना। वहाँ पे आंदोलन चलाया गया, ठीक है, जिसका नाम रखा गया चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है बच्चों? तो वन संरक्षण से। आगे उम्मीद करता हूँ बच्चों कि यहाँ तक के सारे प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, है ना। आगे बढ़े क्या, हम आगे बढ़े? चलिए चलिए बच्चों, आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ चुके हैं। बच्चों मैं आपके सामने बच्चों में हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ बच्चों, प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर करने के आप लोग अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग प्रश्नों को रिवीजन करके जाओ यार, रिवीजन करके जाओ, है ना, छोड़ना नहीं है, एकदम छोड़ना नहीं है, क्लियर है ना। चलिए हम चलते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। बाबू आ चुके हैं हम लोग 26 नंबर पे। कह रहा है कि सुंदरवन, क्या बच्चों सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है बच्चों, वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए आगे प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? बच्चों देखिए आपको समय कम, इसलिए मैं आप लोग के समय हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग आंसर बताया ही करो, ठीक है। आप लोग केवल देखो, सीखो कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है ना। नए नए क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं उसको रिवीजन करो, याद करो, समझ रहे हो ना। जो याद है आपको बहुत हमारे लिए, आपके लिए अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छी है, गर्व की बात है कि आपको याद है बच्चों। नहीं याद है उसके पीछे भागो कि हमको क्या याद नहीं है। आगे देखिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? यानी सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है, वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है? बताइए बच्चों। तो ये हो जाए कि मार्सिन राम में होती है कि चेन्नई में होती है कि व्लादिवोस्टॉक में होती है कि न्यूयॉर्क में होती है? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो हो जाएगा मार्सिन राम में होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है बाबू कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना बच्चों ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में कि गुजरात में कि उत्तराखंड में कि मध्य प्रदेश में? बताइए बच्चों, हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में जो होती है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध जो होती है वो कहाँ बना है, किस नदी पर बना है? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो पहला नंबर ऑप्शन नंबर महानदी है कि चिनाब पे कि सतलज पे कि कृष्णा नदी पे? बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? बी, चिनाब पे, ठीक है। चलिए चिनाब पे। अगला प्रश्न 30 नंबर पे बच्चों। आगे, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल पूछ रहा है कि रबी की फसल कौन सा है? चना है कि चावल है कि मोटे अनाज है कि कपास है? ये तो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए, बहुत सिंपल प्रश्न है। बोलो, 6, 7, 8 में भी पढ़ाई जाती है, साइंस की बुक में पढ़ाया जाता है ना बच्चों। बताइए। 30 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई चन्ना। क्या हो जाएगा? चन्ना हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहे 31 नंबर, इनमें से कौन सा एक फलीदार फसल है? इनमें से कौन सा एक फलीदार फसल है बच्चों? दालें हैं कि मोटे अनाज है, ज्वार तिल है कि तिल है? बताइए तो जल्दी। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए दालें हो जाएंगे, है ना। दाल जो होगा वो मोटे अनाज का होगा, ठीक है, मोटे अनाज, सॉरी क्या बोले, सॉरी फलीदार फसल, हाँ फलीदार फसल जो होगा वो दालें हो जाएंगी, ठीक है। आगे 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 बच्चों हम लोग चल चुके हैं। चलिए, निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? कह रहा है कि रेशेदार फसल जो है वो कौन सा होगा? जूट होगा कि काफी होगा कि जौ होगा कि रबड़ होगा? बताइए कौन सी ऐसी फसलें, इस चारों में से कौन सी ऐसी फसल जो रेशेदार फसल है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे भाई 32 का ए, जूट। जूट जो होता है वो एक रेशेदार फसल होता है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि ऑप्शन, आगे प्रश्न देखो 33 नंबर बाबू, निम्न में से रोपण फसल है। निम्न में से रोपण मैंने रोपने वाला, कौन सी ऐसी फसल जो बाबू रोपने वाला है? रोपण फसल, गेहूं है, चना है, गन्ना है, मूंगफली है? बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। गन्ना जो होता है रोपण फसल है, ठीक है। चलिए, कह रहे बाबू झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए है कि कोयला के लिए है कि तांबा के लिए कि बॉक्साइट के लिए? कौन ऐसा विद्यार्थी बताएगा कि कोयला किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताओ इसका आंसर। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बताइए, कोयला है कि पेट्रोलियम है कि सौर ऊर्जा है कि प्राकृतिक गैस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा।
ठीक है, आगे देखिए 36 नंबर प्रश्नों पे आ जाइए बच्चों। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है बाबू? किस राज्य में, मतलब कहाँ स्थित है, सॉरी, हाँ वही, किस राज्य में? उत्तराखंड में है कि तमिलनाडु में है कि हिमाचल प्रदेश में है कि राजस्थान में है? बताइए जल्दी, कहाँ है बच्चों? तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है बाबू? तमिलनाडु में है ना? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, ठीक है, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए बाबू? मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखानों के लिए है कि फिल्मी सिटी के लिए है कि गेटवे ऑफ इंडिया के लिए है कि ऊपरी देश से कोई नहीं, किसी के लिए भी प्रसिद्ध नहीं है? बताइए मुंबई किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए सही बात है, तेल शोधक कारखानों यानी पेट्रोलियम के लिए। मुंबई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो मुंबई जो है वो कारखानों के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के कारखानों के लिए, ठीक है, आगे चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी आपके सामने बहुत सारे प्रश्नों को मैं रखने वाला हूं और बच्चों आपको इग्नोर करके, आपको वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। छोड़ के जाएंगे बहुत पछताएंगे, ठीक है। कुछ सोच समझ के आपके सामने मैं वीडियो को लेकर आया हूं, तो आप लोग को छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल ही नहीं जाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बच्चों हम लोग फाइनली रूप से 38 नंबर प्रश्नों पे पहुंच चुके हैं और 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है। अभी से पहले नंबर प्रश्न किए थे बच्चों 36 नंबर में, वहाँ पे सॉरी 35 नंबर में कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत पूछा था। अब यहाँ पे पूछ दिया कि कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बताना है। सौर ऊर्जा है कि कोयला है कि पवन ऊर्जा है कि ज्वारी ऊर्जा है, बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 38 का कौन सा सही होगा? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो हो जाएगा कोयला। क्या होगा? कोयला, ठीक है। कोयला परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो स्रोत होता है ना मेरे भाई कि वो कुछ समय बाद अब खत्म होने के कगार पे है, ठीक है, खत्म होने के कगार पर है वो सब, ठीक है, लंबे समय तक नहीं चलने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न 39 नंबर, एंथ्रासाइड का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रासाइड जो है का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रासाइड आप लोगों को बताए होंगे मेरे प्यारे स्कूल पढ़ाए होंगे, तो क्या तांबा से है, बॉक्साइड से है, सोना से है, कोयला से है? बताइए 39 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोयला होगा बाबू। क्या होगा? कोयला। कोयला सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइड ही कोयला होता है। तो एंथ्रासाइड का संबंध किससे है? कोयला से है, ठीक है। कोयला 4 प्रकार की होती है, आपको पता है ना, बताए होंगे। कोयला कितने प्रकार की होती थी? 4 प्रकार के। सबसे ज़्यादा अच्छा कोयला एंथ्रासाइड ही होता है और सबसे काला कोयला भी होता है, ठीक है। सबसे कठोर कोयला भी यही होता है, समझ रहे हो ना। आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों प्रश्न कह रहा है कि कोरबा प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? कोरबा प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, सौर ऊर्जा के लिए कि बॉक्साइड के लिए? बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा क्वेश्चन का आंसर है सही है? बताइए। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर कोयला के लिए। कोरबा प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयला के लिए, ठीक है। आगे प्रश्न चलते हैं। कह रहा है क्या 41 नंबर, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, यानी कि किस वर्ग के लोग ज्यादा हैं श्रीलंका में, है ना, किस वर्ग के लोग श्रीलंका में सबसे ज्यादा हैं? तमिल है कि ईसाई है कि सिंहली है कि मुस्लिम है? बताइए 41 का क्या होगा प्यारे रसगुल्लो? 41 का हो जाएगा सिंहली। क्या हो जाएगा? सिंहली, यानी कि सिंहली का जो है वर्ग के लोग वहां पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची कुल भाषाएं हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी हैं? 20 है कि 22 है कि 24 है कि 26 है? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22, यानी कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 42 का हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी बच्चों? 1980 में, 1990 में, 2004 में कि 1992 में? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1992 में, यानी 1992 में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, ठीक है। प्रश्नों को छोड़ के जाना नहीं है बच्चों, है ना, सभी प्रश्नों को देखते हुए जाना है, ठीक है, ताकि वहां पर आपको सोचना ना पड़े। सभी के सभी प्रश्नों को रिवीजन करके जाना है। अगला प्रश्न 44 नंबर, आ जाइए एकदम धड़ाक से। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? आप देखो ना, फास्ट करके देखो यार, नहीं अगर ज्यादा आपको समय कम है तो फास्ट करके देखो, लेकिन देखो बच्चों, इग्नोर मत करो, स्किप मत करो वीडियो को, ठीक है। अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि उसका भी कुछ सहयोग हो सके, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन बाबू? 44 नंबर। देखिए भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 28। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? ऑप्शन नंबर बी 28 राज्य हैं, ठीक है।
भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? केंद्र शासित राज्यों की संख्या यानी कि केंद्र शासित राज्य कितने हैं बाबू? केंद्र शासित बताइए, 6 है, 7 है कि 8 है कि 9 है? ये तो सभी लोग बता सकते हैं ना। ऑप्शन नंबर बताओ 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 जल्दी, बहुत इजी प्रश्न है यार, केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी 8 है बाबू, कितना है? 8 है, ठीक है। 45 का हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इतना अच्छा अच्छा प्रश्न अभी रखा हो ना कि अब तो वाकई में बताऊं क्या मैं तुम लोगों को, इतना प्रश्न अभी रखा गया है अच्छा से, एकदम सारा निचोड़ ही ला के रख दिया इस वीडियो में, ठीक है। इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, पढ़ के जाना भाई साहब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी बच्चों? 1885 में, 1920 में, 1945 में, 1980 में? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, जल्दी से धड़ाक से बताओ। 46 नंबर प्रश्नों का आंसर कौन सा सही होगा, बता दें मेरे प्यारे रसगुल्लो? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या है? 1885 में, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? यानी कि वोट डालने के अधिकार किस वर्ष के तक के लोग दे सकते हैं? कहने का मतलब कि न्यूनतम आयु वोट डालने का कब तक होती है? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 18 वर्ष से कम रहेंगे तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। 18 वर्ष आपको रहना जरूरी है, ठीक है। 18 वर्ष के व्यक्ति ही और 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति ही क्या करते हैं? वोट डालने के अधिकार होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेपोलियन का पराजय कब हुआ था? यानी कि नेपोलियन कब हारा था भाई? नेपोलियन का पराजय कब हुआ था? 1814 में हुआ था कि 1815 में हुआ था कि 1816 में हुआ था कि 1817 में हुआ था? कौन ऐसा विद्यार्थी बताएगा इसका राइट आंसर? नेपोलियन का पराजय कब हुआ था? बहुत ही वेरी सिंपल और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, और बताइए जल्दी तो जरा। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो इसका 48 का हो जाएगा 1815 ईस्वी में, ठीक है। 1815 में नेपोलियन का पराजय हुआ था, ठीक है। हार हुई थी, पराजय मतलब क्या होती है? हार। चलिए अगला प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी बच्चों? क्या ऑटो वन बिस्मार्क का था कि हिटलर का था कि नेपोलियन का था कि नॉन कोई किसी का नहीं था? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो बताओ जल्दी, 49 का क्या है? तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज्यादा भूमिका निभाने वाले व्यक्ति है, उसका नाम है भाई ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है। ऑटो वन बिस्मार्क की जो जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका थी, भूमिका ही कह लो और महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 50 नंबर, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी ज्यादा अच्छी मानी जाती है, उपयुक्त है? ठीक है, काली मिट्टी की, लाल मिट्टी की, जलोढ़ मिट्टी की, लेटराइट मिट्टी, कौन सी ऐसी मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए हमारे सबसे अच्छी होती है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी जो होती है हमारे लिए कपास की खेती के लिए सबसे बेटर होती है, अच्छी होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि बच्चों मेरे प्यारे रसगुल्लो यहाँ तक के 50 प्रश्न आप लोग को एकदम क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो 50 प्रश्न में से अधिकांश प्रश्न आपके लड़ने वाले हैं, और बच्चों अभी तक रुको ना, अभी प्रश्न अभी 50 अभी को अभी दिखाने वाला हूं, ठीक है। 50 प्रश्न अभी आपके सामने दिखाने वाला हूं, तो देर नहीं करेंगे, इसलिए तो आपको ज्यादा मैं बातें नहीं कर रहा हूं, आपको एकदम सीधे प्रश्न दे रहा है, प्रश्नों का मैं आपको आंसर बताते चल रहा हूं, किस प्रश्नों का कौन सा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आपको सभी प्रश्नों को रिवीजन करते हुए चलना है, हम चलते हैं आगे प्रश्नों की तरफ बच्चों, देर न करते हुए। 51 नंबर प्रश्न बाबू, ए बब्बू 51 नंबर प्रश्न, रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है? सभी बच्चों बताओ, रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है? घोड़ा को कहा जाता है कि हाथी को कहा जाता है कि भैंस को कहा जाता है कि ऊंट को? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊंट को, यानी कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। 52 नंबर प्रश्न देख लो, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है ना? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो यहाँ से 10 दिसंबर को कि 5 सितंबर को कि 14 नवंबर को कि 15 अगस्त को? बोलो ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर को, ठीक है। क्लियर है? बोलो 5 सितंबर को तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को तो चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, 15 अगस्त को तो आपको पता ही है क्या मनाया जाता है, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस। आगे बढ़ते हैं। यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन है? यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन है बाबू? 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बताइए? ऑटो वन बिस्मार्क की, हिटलर की, नेपोलियन की, मेजिनी? कौन विद्यार्थी है जो बताएगा कि यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन है? यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन है? मेजिनी है बच्चों, मेजिनी है। कौन है? मेजिनी, ऑप्शन नंबर डी, मेजिनी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ देख रहे हो भाई? देखो देखो, कहाँ देख रहे हो तुम? कॉपिया पर देखो ना जरा। चलो देखो, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सरदार भाई पटेल ने किए थे कि बाल गंगाधर तिलक ने किए थे कि महात्मा गांधी जी के? नॉन कोई नहीं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बताइए जल्दी। 54 नंबर आंसर बताइए, 54 नंबर का आंसर, 54 नंबर का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी हैं। यानी महात्मा गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किए थे। चलते हैं आगे।
55 नंबर प्रश्न बाबू, 55 नंबर, बचपन में 55 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। राष्ट्रवाद का उदय किस देश से हुआ था? राष्ट्रवाद का उदय किस देश से हुआ था बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस, राइट आंसर। बहुत सुंदर, लाजवाब प्रश्नों का लाजवाब आंसर, धड़ाक से बता दो, है ना, एक तीर दो निशाना मार धड़ाम से। राष्ट्रवाद का उदय किस देश से हुआ था बच्चों? फ्रांस से। अगला प्रश्न 55 का हो गया ना सी। चलिए 56 नंबर आ जाइए। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पिता, बाबू भारत में राष्ट्रीय पिता किसे कहकर संबोधित किया जाता है ना? भारत में राष्ट्रीय पिता किसको राष्ट्रपिता कहा जाता है? सीधी सी बात ये ना कि राष्ट्रपिता किसको कहकर बुलाया जाता है, किसको कहकर संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी जी को, कि जवाहरलाल नेहरू को, कि सुभाष चंद्र बोस को, कि किसी को नहीं? तो मेरे प्यारे स्कूल ऑप्शन नंबर ए सही होगा। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाया जाता है, ठीक है, संबोधित किया जाता था। भारत वापस आने पर गांधी जी, बच्चों ऑप्शन नंबर 57, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में किए थे, कि बारदोली में किए थे, कि अहमदाबाद में किए थे, कि खेड़ा में किए थे? बताइए कहाँ किए थे, बताओ जल्दी। चंपारण में किए थे, बोलो, चंपारण में किए थे? सही है बाबू, सही है, चंपारण में किए थे, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा चंपारण, है ना, 57 का ए। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध था, कि खिलाफत आंदोलन था, कि रैलेट एक्ट था, कि चौरी चौरा कांड था? किसके कारण असहयोग आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था तो आखिर किसके कारण हुआ था? तो बच्चों रैलेट एक्ट, ठीक है, रैलेट एक्ट असहयोग आंदोलन के कारण था, ठीक है, असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसका कारण कौन था? रैलेट एक्ट। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि काला कानून किसे कहते थे, ठीक है, काला कानून किसे कहते थे? मेरे प्यारे रसगुल्लो, काला जो कानून कहते थे वो रैलेट एक्ट को भी कहते थे, ठीक है, तो काला कानून हम रैलेट एक्ट को भी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं वो। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलवाई थी? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के गोली किसने चलाई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली मेरे प्यारे रसगुल्लो जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, ठीक है, जनरल डायर को गोली चलवाई थी, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ रहे हो ना? ऑप्शन नंबर डी सही है। अब कौन बताएगा जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? जनरल डायर ने गोली तो चलवा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में, तो जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? इनको कौन मारा था? उधम सिंह। कौन मारे थे बाबू? उधम सिंह, है ना। जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? उधम सिंह ने, यानी उधम सिंह इनको गोली मार दिए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। मेरे प्यारे स्कूलों, कह रहा है कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिसंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, कलकत्ता में, बॉम्बे में, नागपुर में? बताइए जल्दी। 60वें नंबर का ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी, ऑप्शन कौन सा सही होगा 60 का? 60 का डी, नागपुर। बहुत सुंदर मेरे प्यारे भाई, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। तो 60वें नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागपुर। चलिए 61 नंबर पे आ जाइए। सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये मेरे प्यारे रसगुल्लो आपको कंफ्यूज करने वाला ये प्रश्न है, ध्यान से सुन लेना, है ना। ये जो 62 नंबर आप लोग 61 नंबर जो आपको प्रश्न में बता रहा हूँ, 61 नंबर प्रश्न बच्चों, तो वो ऑप्शन नंबर उसका बी होगा, ठीक है। 61 वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी होगा, कोलकाता। लेकिन आपको देखना क्या है, बच्चे इसमें बहुत बड़ी गलती करके आएंगे एग्जाम में। क्या गलती करके आएंगे? देखो यहां पर दिया है दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था। लेकिन अगर वही बात अगर सितंबर में कह दे कि सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था, और यही बच्चे गलती करके आओगे, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सितंबर कहा है और यहाँ पर दिसंबर कहा है, तो दिसंबर कहेगा तो नागपुर और सितंबर कहेगा तो बच्चों कोलकाता होगा। समझ रहे हो ना? बोलो, समझ रहे हो ना? आगे चलते हैं। तो इसको छोड़ना नहीं है, एकदम भूलना नहीं है, याद कर लेना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, 1904 में, कि 1857 में, कि 1855 में? बताइए जल्दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1885 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1942 में, 1914 में, 1928 में, 1930 में? बताइए। 1930 में, हाँ सही, 1930 में, ऑप्शन नंबर डी, 1930 में बच्चों, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाई गई थी 1930 में चलाई गई थी। यहां तक के सारे प्रश्न क्लियर है? जल्दी से कमेंट में इतना, ये कमेंट में पहले बताओ, जल्दी कमेंट करके जल्दी बताओ क्या यहां तक के सारे प्रश्न क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ूं? अब यहां तक के कोई भी प्रश्न अगर आएगा तो छोड़ के नहीं ना आओगे? अब यहां तक के तो प्यारे रसगुल्लो बताओ, कम से कम हाँ या ना का जवाब दो, हाँ या ना का तो जवाब दो मेरे प्यारे भाई, बताइए। यहां तक के तो सभी प्रश्न क्लियर है ना? चलिए चलते हैं आगे प्रश्नों की तरफ।
64 नंबर बच्चों प्रश्न आ चुका है। देखिए, गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कहाँ किया था? गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कहाँ किया था? कहाँ किए थे? यरवदा में कि दांडी में कि लाहौर में कि चंपारण में? कहाँ किए थे? 64 नंबर ऑप्शन, 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो दांडी। ठीक है, दांडी यात्रा किसके लिए हुआ था? तो नमक कानून के उल्लंघन के लिए। ठीक है, नमक कानून का उल्लंघन किया था, कहाँ किया गया था? तो दांडी में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न उसी से संबंधित आ गया बच्चों कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, किसके लिए किए थे? किस कानून के लिए, किस एक्ट के लिए बाबू किए थे? किस कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा किए थे गांधी जी ने? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, अभी हमने बताया कि गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किए थे। तो नमक कानून का उल्लंघन किए थे, इसका मतलब कि नमक का कानून तोड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी 65 का हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो डी। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि कार्न ला से संबंधित देश है। क्या है? कार्न ला से संबंधित देश है। कौन सा ऐसा देश है भाई? तो जर्मनी है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। चारों में से कौन सा सही है? बताइए जल्दी, कौन सा सही है? बताइए जल्दी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है मेरे प्यारे भाई बहन? 66 का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। सही, गुड, ब्रिटेन सही है। यानी कि कार्न ला से संबंधित देश जो है वो ब्रिटेन है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? ठीक है बच्चों, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क में कि रियोडी जेनेरो में कि पेरिस में कि नई दिल्ली में? बताओ बच्चों इसका राइट आंसर। तो 67 का हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय रेल में रेल प्रखंडों, यानी कि प्रखंडों का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों जोन। प्रखंडों का मतलब क्या होता है? जोन। तो जोनों की संख्या कितनी है कुल? भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की यानी कि जोन की संख्या कितनी है? 16 है कि 10 है कि 18 है कि 12 है? बताइए। 68 का क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18। 18 जोन है। ठीक है, भारतीय रेल में जोन की जो संख्या है वो कुल कितनी है? 18 है। चलिए आगे। मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? मनरेगा का काम देखे हो ना, मनरेगा का गांव देहात में होता रहता है। तो मनरेगा का कार्यक्रम किस वर्ष से शुरुआत हुई थी? 2000 से, 1995 से, 2005 से, 2010 से? बताइए। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर सी, 2005 से। ठीक है, 2005 से ही मनरेगा का कार्यक्रम शुरू हुआ था। ठीक है ना। चलिए 70 नंबर। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? जर्मनी से, ब्रिटेन से, इटली से कि फ्रांस से? कौन सा ऑप्शन सही है? तो 70 का हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी से इसका संबंध था। अगला प्रश्न 71 का देख लीजिए। सोपानी, भैया सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? सोपानी खेती जो होती है वो किस राज्य में की जाती है? पंजाब में, हरियाणा में, कि उत्तराखंड में, कि उत्तर प्रदेश में? 71 का बताइए। 71 का ऑप्शन नंबर सी बच्चों होगा, उत्तराखंड में की जाती है भाई। कहाँ हो? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ना सोपानी की खेती की जाती है। ठीक है ना। चलिए, भारत में परिवहन का प्रमुख साधन, ओ माय गॉड, आइए तो क्वेश्चन नंबर 72। भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है, क्या है भाई? प्रमुख साधन यानी कि किस किस चीज़ों से आप ट्रेवल कर सकते हैं? सड़क परिवहन यानी सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन। बताओ किसके द्वारा आप भारत में परिवहन का प्रमुख साधन यानी कि किसके द्वारा आप परिवहन कर सकते हैं, मतलब आ जा सकते हैं? बताइए। प्रमुख संसाधन, सबसे बेस्ट प्रमुख संसाधन, भारत में परिवहन का प्रमुख संसाधन, सबसे बेस्ट प्रमुख संसाधन कौन सा है? 72 का बताइए। ऑप्शन नंबर ए, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन बाबू, सड़क परिवहन। ठीक है, सड़क परिवहन ऑलरेडी हमारे लिए सबसे इजी होती है सड़क परिवहन। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 73 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को कि 5 अप्रैल को कि 24 दिसंबर को कि 22 फरवरी को? 73 का क्या हो जाएगा बच्चों? 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए 74 नंबर प्रश्न पाइए। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक हो जाएंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक किसने लिखा था? यानी गुलामगिरी पुस्तक जो है वो किसने लिखा था बच्चों? तो गुलामगिरी जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी जी लिखे थे कि ज्योतिबा फूले ने लिखे थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कोई नहीं? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले जी ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। क्लियर है? बोलो
आगे बढ़े तो कौन है, ज्योतिबा फूले हैं। चलिए कह रहा है प्रश्न बाबू कि निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, यानी संघीय राज्य आपको पता था ना कि वहाँ पे संघीय राज्य था 28, लेकिन यहाँ पूछ देगा कौन नहीं है, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश की जम्मू कश्मीर। तो मेरे प्यारे स्कूल ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी संघीय राज्य नहीं है कौन, तो जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न बच्चों कि राजनीतिक दलों के सामने कौन सा चुनौतियां हैं, कौन सी चुनौतियां हैं राजनीतिक दलों के सामने। तो ऑप्शन नंबर बताइए, एक आ रहा है कि आंतरिक लोकतंत्र का न होना, कि धर्म और अपराधी के तत्वों का प्रभाव, कि यहाँ पे परिवारवाद, कि इनमें से कोई नहीं। बोलो बच्चों इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से सभी वाला ऑप्शन है। तो मेरे भाई ये सभी के सभी ऑप्शन सही है, यानी कि इस राजनीतिक दलों के सामने ये सभी चुनौतियां आती हैं। ठीक है ना, आगे प्रश्न देख रहे हैं। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है, संविधान के अनुसार कौन सी भाषा है भाई, भारत की राजभाषा क्या है। तो भारत की राजभाषा होती है मेरे प्यारे रसगुल्लो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए, हिंदी। ठीक है ना, आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी। उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी भारत में, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1991 में, 1991 में हुआ था। क्लियर है बच्चों। 80 नंबर आ जाइए। 80 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, अभी प्रश्न पीछे शायद आया था क्या, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, कोई बात नहीं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बच्चों मनाई जाती है 24 दिसंबर को। कितने तारीख को, 24 दिसंबर को। आगे देखिए, कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है, यानी कि तांबा का मुख्य उत्पादक मतलब तांबा उत्पादक सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। ठीक है, किस राज्य में होती है, मध्य प्रदेश में होता है, कि उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, कि बिहार में। बताइए कौन सा राज्य सही है, बताइए जल्दी। और 81 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या होगा, 81 नंबर का हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में तांबा सबसे ज़्यादा उत्पादक होती है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न 82 नंबर, सूचना का अधिकार। भैया सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। 2005 में, 2010 में, 1999 में, कि 2001 में हुआ था। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे भाई बहन, बता दें कि 82 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 में हुआ था। ठीक है, 2005 में ही हुआ था मनरेगा का कार्यक्रम शुरुआत, और यहाँ पर 2005 में ही हो गया। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, 2005 में ही हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा, भूलना एकदम नहीं है। रलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, 83 नंबर प्रश्न, रलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था। 1918 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। 1919 में हुआ था, कि 1920 में हुआ था, कि 1921 में हुआ था। तो 83 नंबर प्रश्न का हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो 1919 में। 84 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से फलीदार फसल है, ज्वार, की मोटे अनाज, की दाल, की चावल। ये प्रश्न भी आया था शायद, क्या रिपीट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है कि आपको रिवीजन भी हो गया होगा। बोलिए फलीदार फसल कौन सी है, 84 का दाल न होगा, 84 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दालें हो जाएंगी, फलीदार फसल होती है। अगला प्रश्न 85 नंबर, वियना की संधि कब हुई थी। वियना की संधि कब हुई थी भाई, 1848 में, 1815 में, कि 1834 में, कि 1900 में। बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर ए सही है, कि ऑप्शन नंबर बी सही है, कि ऑप्शन नंबर सी सही है, कि ऑप्शन नंबर डी सही है। बताइए जल्दी, ऑप्शन नंबर कौन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है भाई, डी नहीं, बी। 1815 में वियना की संधि कब हुई थी, ऑप्शन नंबर बी, 1815 में हुए थे। ठीक है ना, चलिए 86 नंबर देख लीजिए। 86 नंबर, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। मेरे प्यारे रसगुल्लो, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, गेहूं उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, कि मोटे अनाज से, कि दूध उत्पादन से। श्वेत का मतलब सफेद, और सफेद होता है जो दूध होता है। तो मेरे भाई दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति से संबंधित है, यानी श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक के प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। और अभी सारे प्रश्न हैं अभी हमारे सामने, अभी रख रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, तो आपको भागना नहीं है। अगला प्रश्न के सामने चलते हैं। 87 नंबर प्रश्न बाबू, कि हौज खास जलीय निकाय स्थित है, कहाँ है। हौज खास जलीय निकाय स्थित है, ओडिशा में है, राजस्थान में है, कर्नाटक में है, दिल्ली में है। तो मेरे प्यारे भाई इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, दिल्ली में है। चलिए 88 नंबर, कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कहाँ है। राष्ट्रीय जल मार्ग जो है वो सबसे लंबा कहाँ है। हल्दिया से इलाहाबाद में है, कि सदिया से धुबरी में है, कि केरल में पश्चिम तटीय नहर है, कि काकीनाडा से पुडुचेरी में है। बताइए जल्दी। 88 का क्या है, 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हल्दिया से इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए जाइए
89 नंबर, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी। अरे भैया, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, एकदम मजा आ जाता है ये प्रश्न तो देख करके। बेंगलुरु, बेंगलुरु को हम भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी कहते हैं। 89 का हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्ला ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भाई, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये शब्द कौन कहा था? यानी जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है, तो इस बात को भैया कौन कहा था? तो इस बात को कहा था मैटर, कहा हुआ था? मैटरनिक ने कहा था भैया, ऑप्शन नंबर ए। 90 का हो जाएगा अपर कौन? ऑप्शन नंबर ए, मैटरनिक ने। ठीक है, चलिए 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी? 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर कौन सही है? जॉर्ज इलियट, जेन ऑस्टिन ने किए थे, कि ब्रांड ने किए थे, कि मार्टिन लूथर ने किए थे? तो मेरे प्यारे भाई हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर डी, मार्टिन लूथर ने किए थे। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे देखिए, नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? नमक सत्याग्रह 92 में, 92 नंबर प्रश्न, 1920 में, कि 1930 में, कि 1942 में, कि 1919 में? बताइए। तो मेरे प्यारे भाई इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1930 में। तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93 पे आ जाइए, 93 नंबर, भारत में रेलवे का निर्माण किसने करवाया था? भारत में रेलवे का निर्माण किसने करवाया था? कौन सी सरकार? चलो भाई, ब्रिटिश सरकार की, मुगल शासन ने, कि भारतीय व्यापारी ने, कि फ्रांसीसी ने? कौन सा सही ऑप्शन? 93 का हो जाएगा मेरे भाई ब्रिटिश सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने ही रेलवे का निर्माण कराया था। ठीक है, आगे देखिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? भाई काली मिट्टी है तो उसका दूसरा नाम भी होती है। कौन सी मिट्टी होती है? तो बलुई मिट्टी होती है। बलुई होता है नाम, की रेगुर होता है, कि साल होता है, कि परवर्ती होता है? यानी काली मिट्टी होती है, जो काली मिट्टी का उसका दूसरा भी नाम होता है। कौन सा होगा? तो मेरे भाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुर, है ना? रेगुर भी कहते हैं उसको, काली मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं। चलिए आगे देखिए, 95, जोलवेर आइन का गठन कब किया गया था? जोलवेर आइन का गठन कब किया गया था? 1837 में, 1834 में, 1835 में, कि 1838 में किया गया था? कौन सा ऑप्शन सही है? तो मेरे प्यारे भाई बहन आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 95 का बी, 1834 में। 1834 में जोलवेर आइन का गठन किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, यूरोप में, आगे प्रश्न, यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ? यानी यूरोप में जो विद्रोह हुआ था आखिर वो कब हुआ था? सबसे पहले कब हुआ था? मई 1830 में, कि मई 1839 में, कि जुलाई 1830 में, कि जुलाई 1829 में? बताइए। 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1830 में। ठीक है, 1830 में हुआ था बच्चों, याद कर लेना अच्छे से। 1830 में, जुलाई 1830 में हुआ था, मई में नहीं, मई में नहीं, 1830 में हुआ था, लेकिन जुलाई में हुआ था यूरोप का प्रथम विद्रोह। ठीक है ना, चलिए अभी आपके सामने 4 प्रश्न अभी रखने वाला हूं। टोटल आपको फाइनली रूप से हम 100 प्रश्न आपको कराने वाला हूं, और 100 प्रश्न आपको एकदम तैयार करके जाना है। और मैं आज उम्मीद करता हूं कि आप लोग बच्चों प्रश्न छोड़ के आएंगे नहीं। ठीक है, 100 प्रश्न अगर यहाँ से क्लियर करके जाते हो तो वो यहाँ से अधिकांश प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, 97 नंबर प्रश्न पे आइए। कह रहा है कि जीसीपी मैथ्सिनी का संबंध था, जीसीपी मैथ्सिनी का संबंध था, आखिर किससे था? तो पहला नंबर प्रश्न कह रहा है बाबू कि इटली के एकीकरण से था, कि जर्मनी के एकीकरण से था, कि इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से था, कि फ्रांस के राष्ट्रवाद से था? बताइए बाबू, यहां पर क्या था? किसके किसके कारण था भाई, किससे संबंध था? तो 97 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ इटली के एकीकरण से था। ठीक है ना, जीसीपी के मैथ्सिनी का संबंध जो था वो इटली के एकीकरण से था। कहाँ थे? इटली के एकीकरण से था। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे देखिए, नेपोलियन का संबंध किससे था? वो तो जीसीपी मैथ्सिनी का संबंध तो हो गया कि इटली के एकीकरण से था, लेकिन नेपोलियन का संबंध किससे था? ये संबंध से रिलेटेड प्रश्न आपको एक दो दिखा रहा हूं। देखो, नेपोलियन का संबंध किससे था? क्या इटली के एकीकरण से ही था? इसलिए तो होगा नहीं, क्योंकि तो वो तो जीसीपी मैथ्सिनी का था। जर्मनी के एकीकरण से, कि इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, कि फ्रांस के राष्ट्रवाद से? तो मेरे प्यारे भाई इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस के राष्ट्रवाद से। फ्रांस के राष्ट्रवाद से संबंध था किसका? नेपोलियन का। ठीक है, नेपोलियन का जो संबंध था वो फ्रांस के राष्ट्रवाद से था। 99 नंबर आज ये प्रश्न, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किसका था? ये जो 3 प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं ना बाबू, ये जो 3 प्रश्न आपको दिख रहे हैं, इसमें से एकदम कंफर्म है मेरे भाई कि आपको प्रश्न आपको देखने वाले हैं संबंध से रिलेटेड। ठीक है ना, कि किसका संबंध किससे था, है ना? तो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध है मेरे प्यारे भाई किससे है? तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के एकीकरण से। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण से ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध। क्लियर है बच्चों? तो मेरे प्यारे भाई अगला प्रश्न देखें, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? अभी प्रश्न आया था कि ये छींकता है तो यूरोप बाकी सब मरीज हो जाता है ना, वो सब चीजें। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को, इटली को, कि फ्रांस को, कि तुर्की को? तो मेरे प्यारे भाई हो जाएगा तुर्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां तक कि फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, टारगेट कर चुके हैं कि हम लोगों ने अभी फिलहाल
100 प्रश्नों को एमसीक्यू लगा चुके हैं। ठीक है, 100 प्रश्न बाबू हम लोग एमसीक्यू लगा चुके हैं, 100 एमसीक्यू लगा चुके हैं। और आपके ऊपर निर्भर करता है कि बच्चों आप यहाँ से कितना रिवीजन करके जाएंगे और कितना रिवीजन करके जाएंगे, इसमें से प्रश्न कि ताबड़तोड़ तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आज का बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको मैं इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों में बता दिया हूं बब्बो, है ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मैं बता दिया हूं और आप सभी बेहतरीन से तरीके से रिवीजन करके जाना है और बाकी सब अपने दोस्तों को भी बताना है ताकि वो बाकी सभी दोस्त आपके पीछे ना रह जाएं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद, जय भारत।